अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएनए, जीन और क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या होते हैं और इनकी क्या एक्चुअली क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन है। तो अगर हम लोग लाइफ की केमिस्ट्री यानी बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करें तो हमें ये पता लगेगा कि जो लाइफ है वो चार फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्टैंड करते हैं, यानी चार मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट करके ज़िंदगी को बनाते हैं, एक जानदार को बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ प्रोटीन्स, देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हमारे पास लिपिड्स आते हैं और फोर्थ में हमारे पास आता है न्यूक्लिक एसिड्स। आप इन चार मॉलिक्यूल को बायो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, यानी बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल मीन्स मॉलिक्यूल यानी ज़िंदगी बनाने वाले मॉलिक्यूल। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अगर प्रोटीन के ऊपर बात करें तो ये स्ट्रक्चर्स में यानी स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। यानी अगर आप एक इंसान को देख रहे हैं तो आप असल में उसके प्रोटीन को देख रहे हैं, वो जो भी आपको नज़र आ रहा है, जो भी उसकी साख्त है, वो प्रोटीन है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करता है, यानी आपको आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में, यानी पूरी लाइफ में, पूरी लाइफ साइकिल में, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो माइक्रोब्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मोस्टली उनके अंदर एनर्जी को कैरिंग का और उसकी प्रोडक्शन का काम परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास लिपिड्स हैं, उनका काम भी एनर्जी प्रोडक्शन और आपके स्ट्रक्चर्स का होता है, यानी वो भी स्ट्रक्चर्स में उनका काफ़ी अमल दखल होता है कि एक जानदार के स्ट्रक्चर को बनाने में भी उनका रोल होता है। और फिर हमारे पास आते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए का ताल्लुक इसी मॉलिक्यूल की क्लास से है। तो अगर न्यूक्लिक एसिड पे बात करेंगे वो क्या होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जो कि जानदारों को बनाने में या फिर जानदार बनाने में, उनको कंट्रोल करने में और उनको उनके जैसे दूसरे जानदार बनाने में हेल्प करते हैं। ये इन शॉर्ट ये कहा जाए कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एक्चुअल में लाइफ को कंट्रोल करते हैं। यानी अगर कोई इंसान इंसान है तो वो उसके जीनोम की वजह से, उसके जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड की वजह से, यानी आप न्यूक्लिक एसिड को आप इंसान का बनाने वाला भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, न्यूक्लिक एसिड को आप जीनोम और न्यूक्लिक एसिड को आप जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी अक्सर सुनते हैं। तो अगर न्यूक्लिक एसिड को फर्दर क्लासीफाई किया जाए तो ये दो क्लासेस में टूटता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डीएनए और फिर हमारे पास है आरएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी अगर आप राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए में से एक ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है, यानी एक ऑक्सीजन निकालना, डी मीन्स एग्जिट यानी निकाल देना, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, ठीक है, तो वो बन जाता है डीएनए यानी डी ऑक्साइ राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी ऑक्सीजन नहीं है एक राइबो न्यूक्लिक एसिड में, तो वो है डीएनए, राइट। अच्छा, तो जो कन्फ्यूजन होती है लोगों को मोस्टली वो ये होती है कि डीएनए आखिर में मतलब कौन सा, मतलब है क्या, ये एक्चुअल में क्या है। तो डीएनए एक नाम है जो कि मॉलिक्यूल की नेचर को शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड दो किस्म के होते हैं, एक होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, तो जीन क्या है, देखें। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, अगर मैं ये बात करूं कि न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कि एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। देन अगर मैं ये बात करूं कि वो बायोमोलिक्यूल कौन सा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि यार प्रोटीन है, ठीक है, तो वो एक मॉलिक्यूल है, एक मैक्रोमर है, ठीक है, या फिर एक पॉलीमर है, तो उसका एक मोनोमर है। उस मोनोमर को मैं कहूँगा अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड का एक खास स्ट्रक्चर है, तो बताओ डीएनए का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, वो भी एक किस्म का पॉलीमर है, तो उसका जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं इसमें क्लासिफिकेशन करूँ तो इस न्यूक्लियोटाइड में, यानी एक न्यूक्लियोटाइड में आपको तीन किस्म की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको पेंटोज शुगर देखने को मिलेगा, फिर आपको नाइट्रोजीनियस बेस देखने को मिलेगी, देन यू गॉट फॉस्फोरिक ग्रुप या फॉस्फेटिक ग्रुप, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। नाउ ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आपके पास पांच किस्म के होते हैं। एक को आप कहते हैं एडिनिन, एक को आप कहते हैं गुआनिन, एक को आप कहते हैं साइटोसिन, एक को आप कहते हैं थाइमीन और पांचों को कहते हैं यूरेसिल। ये पांच किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास होते हैं। अच्छा, डीएनए, जब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की बात की जाएगी, यानी जब न्यूक्लिक एसिड विच इज डीएनए, तो वो उसमें आपके पास चार न्यूक्लियोटाइड होंगे। कौन कौन से? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन, ATGC, ठीक है। और जब आप आरएनए की बात करेंगे यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड की, तो उसमें आपके पास भी चार होंगे, लेकिन वहाँ पर थाइमीन की जगह यूरेसिल हो जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएंगे एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, यानी AGCU। ये होते हैं आपके पास आरएनए में। ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अच्छा, तो अब जीन क्या है?
जीन असल में इन न्यूक्लियोटाइड का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, यानी अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज जीन। और अगर इसकी आपको और मॉडिफाइड डेफिनेशन चाहिए तो इट विल बी अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज जीन। ठीक है, सो जीन क्या है? जीन एक सीक्वेंस है, यानी जब आप न्यूक्लियोटाइड्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक खास सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, ठीक है, तो वो जो सीक्वेंस होगा उस सीक्वेंस को आप कहेंगे जीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो वो जीन क्या करता है? असल में एक प्रोसेस होता है जिसको आप कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, जिसमें आप एंजाइम्स की मदद से उस जीन को पढ़ते हैं और वो जो सीक्वेंस उस जीन में होता है न्यूक्लियोटाइड का, उसको रीड करके आप अमाइनो एसिड्स का एक सीक्वेंस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, यानी कि आप जीन से प्रोटीन बनाते हैं और फिर वो प्रोटीन आपको बनाता है। ये एक सिंपल सी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट है कि जीन क्या होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। सो जीन क्या करते हैं? जीन एंजाइम की मदद से प्रोटीन्स बनाते हैं और फिर प्रोटीन हमें बनाते हैं। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो जीन इज व्हाट? जीन इज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन। और जब वो जीन बहुत सारी कॉइल्स में, यानी ये जो जीन होता है, यानी अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम को देखें तो वो इस तरह से पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है और वो बहुत लंबा होता है, यानी एक वो जो सीक्वेंस होता है वो एक धागे की मानद होता है। ठीक है, यानी एक धागे की मानद होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है और वो बिल्कुल गुंजल फॉर्म में होता है एक लिविंग सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन जब हमें बताया कि जो सेल्स होते हैं, जो खुली होते हैं, वो डिवाइड भी करते हैं, तो जब वो सेल डिवाइड करने लगता है तो वो जो धागा होता है, यानी वो जो जीन्स की सीक्वेंस होते हैं, वो जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, वो अपने आप को एक बड़े स्ट्रक्चर में अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर अपने आप को सुपर फोल्ड या फिर अल्ट्रा फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर वो अपने आप को फोल्ड करके एक स्ट्रक्चर में ढल जाते हैं जिसको आप क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ जीन, यानी व्हेन जीन कंडेंस इटसेल्फ, जब अपने आप को वो सुकड़ता है, ठीक है, तो वब वो बनाता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्यों बनते हैं? ताकि जेनेटिक ट्रांसफ़र हो सके अगली नस्ल में या अगली प्रोजेनी में। ठीक है, सो ये था आपका क्लियर डिफाइंड एंड डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन के डीएनए क्या होता है, जीन क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।